नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 7 राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व आप सब जानते हैं और पिछले अध्याय में भी हमने अध्ययन किया है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जाती है नीति निर्देशक तत्व। पिछले अध्याय में आपने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की और उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना में लिखा हुआ है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था का प्रावधान है। वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं बच्चों? सामाजिक, आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जो कि हमारे भारतीय संविधान को लिखने के पीछे उद्देश्य था, उसका मेन उद्देश्य था कि भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। और इसके लिए राजनीतिक न्याय को प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया? मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। उसके बाद भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक कल्याण की स्थापना करना, या कह सकते हैं समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी प्रेरणा हमने आयरलैंड से ली। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमने किस संविधान से ली, तो आपका आंसर होना चाहिए आयरलैंड के संविधान से। पिछले अध्याय में जब हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी तो आपसे वहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार की प्रेरणा हमने कहां से ली, तो आपका आंसर होगा कहां से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो हाँ, यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आती है कि जो नीति निर्देशक तत्व है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है, उसमें अनुच्छेद है 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित क्यों किया गया। उसका मेन उद्देश्य था बच्चों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसी उद्देश्य को लेकर के संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया था। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? केंद्र एवं राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश है। केंद्र और राज्य सरकार को बताता है कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं जिसके आधार पर आप भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। ऐसे दिए गए निर्देशों को ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जो भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं राज्यों को, वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मौलिक अधिकारों में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो कि केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये प्रशासन को बताते हैं, सरकार को बताते हैं कि आपको किन किन चीजों को राज्यों में लागू करना है। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व है, उनको हम 4 आधारों पर समझ करके समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या है। इसमें पहला है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और चौथा है विविध
सिद्धांत। ये 4 सिद्धांतों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में केंद्र व राज्य सरकारों को क्या-क्या निर्देश दिए गए। पहला है बच्चों आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि आजीविका के साधन जुटाना, कि राज्य में जो भी जनता रह रही है उनको आजीविका कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, तो रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना और रोजगार के नए नए साधनों का सृजन किया जाए, ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। दूसरा है आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन। कहा गया है राज्य में धनी और निर्धन इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, तो अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि आप आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन कीजिए ताकि धनी और गरीब लोगों के बीच का जो फासला है उसको कम किया जा सके। तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन। मैं कहूँ स्त्री और पुरुष अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि बच्चों, पुरुषों, मजदूरों, इन सब को अवसर की समानता मिलनी चाहिए और एक स्वच्छ वातावरण पैदा करना राज्य और केंद्र सरकार का दायित्व है ताकि बच्चे, बूढ़े, पुरुष, नारी सभी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए सरकार और केंद्र सरकार दोनों को प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना। इसके लिए आप सबको पता भी है कि हमारे मौलिक अधिकारों में भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में इस बात का जिक्र किया गया है कि बाल शोषण से कैसे बचाया जा सकता है, बालकों को शोषण से कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए कहा गया कि 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों में काम में नहीं लिया जा सकता और इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि आप ऐसे कानून बनाइए जिसके आधार पर बच्चों को शोषण से मुक्त किया जा सके और सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए हैं। उसके बाद आता है रोजगार व शिक्षा का अधिकार। हर बच्चे को शिक्षा मिले, राज्य के हर नागरिक को शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा प्रसूति सेवा की व्यवस्था, स्त्री शिक्षा और आप सब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो स्त्री है उसकी देखभाल की व्यवस्था का जिम्मा भी राज्य व केंद्र सरकारों को दिया है कि उन्हें अवकाश प्रदान करने चाहिए। इसके लिए भी कानून बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यहाँ पर मतलब ये है कि आप सब जानते हैं कि कोई भी कारखाना या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर मजदूरों की नहीं सुनी जाती है। मजदूरों की भागीदारी कानून निर्माण में या उनकी हिस्सेदारी नहीं होती है। तो राज्य व केंद्र सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए ताकि मजदूरों को सही वेतन प्राप्त हो, उन्हें अवकाश की स्थिति का पता हो, उन्हें सही वेतन उन्हें प्राप्त हो। इसकी व्यवस्था भी उन कारखानों में होनी चाहिए। ये भी राज्यों को निर्देश दिया गया है। उसके बाद है सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा। आप सबको पता है आजकल सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जैसे आयुष्मान भारत है, निःशुल्क दवा वितरण योजना है। ये सारी योजनाएं राज्य सरकारों ने संविधान में उल्लेखित इस आदेश या निर्देश का पालन करने के लिए बनाई है कि सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य की देखभाल करने का जिम्मा भी किसका है, राज्यों का है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये सब राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, केंद्र सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कह रहा है
6 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी किसको दे दी गई है? ये भी नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकारों को दे दी गई है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है बच्चों, गांधीवादी सिद्धांत। आप सब जानते हो और पहले आपने एक विचारधारा पढ़ी थी बच्चों, गांधीवाद। इस गांधीवादी दर्शन में जो भी विचार है उसको भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया ताकि राम राज्य की संकल्पना को साकार किया जा सके। तो गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है? पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने राज्य के अंतर्गत गांवों में ग्राम पंचायतों का गठन करवाए। उसके बाद आता है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अगर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने हैं तो गांवों में कुटीर उद्योगों के सृजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको ऋण सुविधा मिलनी चाहिए, उनका सामान बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उसके बाद आता है जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उसके बाद है पशुओं की नस्ल सुधारना। पशुओं की नस्ल सुधारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को प्रदान की गई है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत इन चारों बातों को भी नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया है। तीसरा है बच्चों विविध नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत कहा गया है समान आचार संहिता, जिसका मोदी सरकार ने भी व्यापक रूप से प्रचार किया है और वह कह रहा है कि भारत के हर नागरिक को एक समान आचार संहिता का पालन करना होगा और जल्द ही समान नागरिक आचार संहिता आने वाली है। तो राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने राज्य के अंतर्गत एक समान आचार संहिता लागू करवाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है केंद्र व राज्य सरकारों को कहा गया है कि जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण भी किया जाना चाहिए और इसके लिए राज्यों ने और केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियम और कानून बनाए हैं ताकि हम वन्य जीव और वन प्राणियों का क्या कर सके, संरक्षण कर सके। उसके बाद आता है निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप नीति निर्देशक तत्वों में देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा एक आपने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 51 में कही है। अनुच्छेद 51 में कहा है कि भारत सरकार को या केंद्र सरकार को इस दिशा में भी प्रयास किया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विवाद है उनका शांतिपूर्ण तरीकों से हल ढूंढवाने में मदद करनी चाहिए। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिखाता है और एक विदेश नीति का सूचक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है? तो आपका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग 4 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। अब बात आती है कि नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा कि रोजगार उपलब्ध करवाना है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, पशुओं की नस्ल को सुधारना है, पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ये सारी जिम्मेदारियां हमने केंद्र व राज्य सरकारों को प्रदान की है, उनको क्या दिए हैं, निर्देश दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लेकिन इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पीछे एक बाधक तत्व आता है बच्चों, अशिक्षा। क्योंकि अशिक्षित अगर नागरिक शिक्षित नहीं है तो वो जागरूक नहीं होगा और अगर वह जागरूक नहीं होगा तो राज्य में योजनाएं ऐसी नहीं चलेगी जिससे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत
अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप इन तीनों स्थितियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इन तीनों स्थितियों को नहीं सुधारा तो आप लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार रूप नहीं दे पाएंगे। तो वो क्या है बच्चों? आप सबको पता है नीति निर्देशक सिद्धांत का मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करना। फिर आता है इसके लिए बाधक है अशिक्षा। क्या है बच्चों? अशिक्षा। तो अशिक्षा से हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा की सार्वभौमिकता को स्थापित करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं, हमने मौलिक अधिकारों की धारा 21A में भी ये बात कही गई है कि हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और राज्यों को भी निर्देश दिए हैं कि आप 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें 86वां संविधान संशोधन किया गया और इस 86वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को भी निर्देश दिए गए कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा की बात कही गई है, मौलिक अधिकारों में भी किसकी बात कही गई है? शिक्षा की बात कही गई है और मौलिक कर्तव्यों में भी बात कही गई है कि शिक्षा प्राप्त करवाना अभिभावकों का एक कर्तव्य माना है, जहां की नीति निर्देशक तत्वों में कहा है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाए। और इसके लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कई प्रकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई जिसके आधार पर शिक्षा की सार्वभौमिकता को स्थापित किया गया। क्योंकि शिक्षा की सार्वभौमिकता होगी तभी नागरिक क्या हो सकता है? जागरूक हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे भारत की लगभग 14% आबादी ही क्या थी? साक्षर थी। और हमें पता था कि हमें शिक्षा की सार्वभौमिकता को स्थापित करना पड़ेगा। इसके लिए हमने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए, क्योंकि उस समय आबादी बहुत ज़्यादा निरक्षर थी और बड़े लोगों की निरक्षरता बढ़ती जा रही थी। तो इसके लिए हमने रात्रिकालीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए, मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, जिसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हो कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उसके लिए स्टेट ओपन विद्यालयों की व्यवस्था करी। तो ये सारी चीजें किसने करी? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा की गई। उसके बाद आता है बाल मजदूर। आप सबको पता है कि जब बच्चा निर्धन होगा, गरीब होगा, भूखा होगा तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा। उसके माता पिता उसको काम करने के लिए भेज देते हैं तो बच्चा अशिक्षित रहता है। और जब बच्चा अशिक्षित होगा तो हम लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार नहीं कर सकते। तो बच्चे कुपोषित हैं, बच्चे शिक्षित नहीं हैं और बच्चों को माता पिता के द्वारा काम पर भेजा जाता है, उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। तो सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि इन बच्चों का शोषण नहीं हो, वो बच्चे कुपोषित नहीं हो, उनको कुपोषण से बचाना है। इसके लिए सरकार ने मिड डे मील योजना प्रारंभ की, दूध पिलाने की व्यवस्था प्रारंभ की, उन्होंने उन्हें स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना प्रारंभ की। कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई ताकि बालक मजदूर ना बने और उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास अभी लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना तक नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद आता है महिलाओं की स्थिति। आप सब जानते हो कि हमारा समाज की जो स्थिति है उसमें अनेक प्रकार की ऐसी कुरीतियां हैं जिसके कारण स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। आजकल लड़की और लड़के में भेदभाव की स्थिति कम हो गई है, लेकिन प्राचीन काल से अब तक बहुत सारे भेदभाव आप समाज में देख सकते हैं। आज समाज में अनेक कुरीतियां हैं जो महिलाओं की स्थिति को पुरुषों की तुलना में कमजोर कर देती है। जैसे कि मैं बोलूं कि लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं दी जाती जिसके कारण वो इतना आगे नहीं बढ़ पाती है। इसके अलावा समाज में कन्या भ्रूण, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनेक ऐसी कुरीतियां हैं जिसके कारण महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कमजोर है। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए
राज्य और केंद्र सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। एक हमारे समाज की जो सबसे ज़्यादा विभत्स घटना हो रही है वो है महिलाओं के साथ शोषण। महिलाओं का शोषण घरेलू उत्पीड़न के रूप में भी होता है, शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ना दी जाती है और आज एक समाज में लड़कियों के सामने सुरक्षा को लेकर के भी बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं। आज समाज में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। तो इन घटनाओं से निजात पाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए हैं ताकि समाज में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसके अलावा भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया ताकि उन महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब वह राजनीतिक रूप से भागीदार बनेगी तो समाज में उसकी स्थिति सुधरेगी। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की सीटों को निर्धारित करने की व्यवस्था का प्रावधान चल रहा है, लेकिन अभी तक संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्राप्त करने के लिए, बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य व केंद्र सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब बात करते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनाएं भी हो रही है। कहा जाता है कि ये केवल राज्य व केंद्र सरकारों को निर्देश देता है, अगर सरकार इसका पालन नहीं करती है तो हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व केवल नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में सरकार बाध्य नहीं है। इन सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। तो नव वर्ष की शुभकामनाएं कहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, लेकिन मैं कहती हूं कि यह कहना अतिशयोक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र व राज्य सरकारों ने काम नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित किया जा सके, क्योंकि सरकार पर न्यायालय का दबाव नहीं है लेकिन जनमत का दबाव है। उसको पता है कि अगर हम सरकारी योजनाएं नहीं चलाएंगे, जनता की भलाई का कार्य नहीं करेंगे तो अगली बार सरकार उनकी नहीं बनेगी। तो जनमत का दबाव इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकारों पर होता है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना की आत्मा भी नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि क्या वास्तव में नववर्ष की शुभकामनाएं हैं नीति निर्देशक तत्व? नहीं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों ने कई कार्य किए हैं बच्चों। उसमें पहला है भूमि सुधार लागू। काश्तकारी उन्मूलन अधिनियम भी केंद्र सरकार ने ही लागू किया था। तो भूमि सुधार ऐसे नियम या भूमि सुधार करने के लिए चकबंदी योजनाएं, भू जोतों का आकार जो लगातार कम होता जा रहा था उसके लिए कानून बनाए। काश्तकार जो कि दूसरों की भूमि पर खेती कर रहे थे उन पर उनका मालिकाना हक दिलवाने का कार्य भी इन सरकारों ने किया है। उसके बाद है देश का बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और पूरे देश में हरित क्रांति को लाने का श्रेय भी केंद्र और राज्य सरकारों को दिया जा सकता है। उसके बाद है महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का विचार भी केंद्र व राज्य सरकारों का है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा जो राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाता था उस प्रीवी पर्स को समाप्त भी किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। इंदिरा गांधी के काल में प्रीवी पर्स का उन्मूलन किया गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने ही प्रीवी पर्स जो कि राजा और महाराजाओं को एक पेंशन योजना दी जाती थी उस पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार। आपने पढ़ा है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निकाला गया ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके। उसके बाद आता है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का प्रावधान भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने किया। इसके अलावा छुआछूत का उन्मूलन करने के लिए भी कानून बनाए। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक अधिकार है, तो इस छुआछूत का उन्मूलन करने के लिए भी केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं। इसके अलावा 73वां
और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के पीछे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का योगदान माना जाता है। उसके बाद है कि जो गरीब हैं उनको बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन सुविधा उपलब्ध करवाई है, ताकि कोई भी मनुष्य भूखा ना सो पाए। उसे बुनियादी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार करती है। तो आप ये तो कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन आज भी नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों का पालन करने में या लागू करवाने में कई प्रकार की क्या है बाधाएं हैं। वो क्या है? एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। अगर राजनेता का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो तो क्या हो सकता है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में आसानी होगी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण कई बार योजनाएं लागू नहीं हो पाती है। इसके अलावा लोगों में जागरूकता और संगठन का अभाव है। लोगों में जागरूक नहीं है। अगर जनता जागरूक होगी तो उनके लिए सरकार को कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि जनमत का दबाव ही सरकार का सबसे बड़ा दबाव माना जाता है। अगर जनता जागरूक है तो वहां की सरकार को कार्य करना ही पड़ता है। इसके अलावा सभी प्रकार की योजनाओं को केंद्र व राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास में सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधनों के आधार पर वो वरीयता देती है कि किस योजना को लागू करवाना ज्यादा उपयोगी होगा। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने में सीमित संसाधन भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अब आपने क्या पढ़ा? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा और पिछले अध्याय में आपने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। तो इन दोनों ही जो कि भाग 3 और भाग 4 में है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को एक दूसरे का पूरक माना है मिनर्वा मिल्स वाद में। मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, और इन दोनों को पूरक बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका अदा की थी केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों ही संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है बच्चों वो नकारात्मक है। क्यों है? क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है सकारात्मक। इसके अलावा मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए बने हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश देते हैं। इसके अलावा ये वाद योग्य हैं, जबकि ये वाद योग्य नहीं हैं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, और अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसके अलावा मैंने कई बार बताया है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आपसे यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो आप इन पांच अंतरों के माध्यम से, 4 अंतरों के माध्यम से ये बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति वाले हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रवृत्ति वाले हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब आपने इस अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, लेकिन बच्चों आपने भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में जो चर्चा की थी उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बच्चों, नागरिकों को जितने अधिकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं उतने ही उनके लिए कर्तव्य भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब हमारा भारतीय संविधान बना था और लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में स्वर्ण सिंह समिति की
सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 में 51A धारा जोड़ करके मौलिक कर्तव्यों को भी हमारे भारतीय संविधान में लागू कर दिया गया। तो बच्चों ध्यान रखना कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और ये जो हमने प्रेरणा ली वो कहाँ से ली? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा ली और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उस संविधान संशोधन के तहत धारा 51A भाग 4 में जोड़ी गई और 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। लेकिन बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि जब मौलिक कर्तव्य बने थे तो कितने थे? 10। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ। इस संशोधन के आधार पर 11वां मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य में। तो आपसे पूछा जाए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 11। आपसे पूछा जाए कि जब मौलिक कर्तव्य बने थे उस समय कितने थे? 10 थे। और 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ा गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, कौन कौन से भारतीय नागरिकों के कर्तव्य है। तो पहला नागरिक कर्तव्य है बच्चों, संविधान का पालन करें। जो भी संविधान है हमारा भारतीय संविधान, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, उसका पालन करें। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का हम क्या करें? आदर करें। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य माना जाता है। दूसरा है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने में अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, उन आदर्शों के प्रति हमारा क्या होना चाहिए? हमारा आदर होना चाहिए। उन आदर्शों को हमें अनुसरण करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा है कि हर नागरिक को देश की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। 5वां भौतिक कर्तव्य है कि देश में भाईचारा और समरसता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और स्त्री की प्रतिष्ठा का मान करना चाहिए। स्त्री की गरिमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि स्त्री को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। उसके बाद छठा है, हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति को बनाए रखने का, अक्षुण्ण रखने का हमारा दायित्व माना गया है। उसके बाद में 7वां मौलिक कर्तव्य है कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण करने का जिम्मेदारी भी किसकी है? वह भी नागरिक की ही मानी जाती है। इसके अलावा 8वां मौलिक कर्तव्य है मानववाद व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 9वां मौलिक कर्तव्य है जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। उसके बाद है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य माना गया है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी हर नागरिक को सौंपी गई है। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां, जो कि कब हुआ था? 2002 में। तो इन 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची को आपने पढ़ा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है या निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इन 11 मौलिक कर्तव्यों को मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। आप इन नोट्स को कॉपी में उतार करके और याद करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। अब आपने देखा कि जो भी मौलिक कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजें उन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत डाल दी गई है जिसके अंतर्गत कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी कही है। और आलोचना के तौर पर उन्होंने कहा है कि केवल मौलिक कर्तव्यों में आदर्श की बात कही गई है, वास्तविकता बहुत ही कम है। इस आधार पर मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की जाती है। और दूसरा कहा है वास्तविकता इसमें कम है। अगर मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कोई नागरिक करता है तो वो वाद योग्य नहीं है। उस आधार पर
उस व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति को न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता। इसके अलावा कि जब संविधान में उनको रखा गया है और अगर नागरिक उनका पालन नहीं करता है तो वो न्यायालय में भी नहीं जा सकता। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान पर केवल क्या है, बोझ है। उसके बाद साधारण मनुष्य की समझ से बाहर कुछ ऐसी चीजें इसके अंतर्गत डाल दी गई है जिसके कारण ये आम नागरिक की समझ से बाहर है। आचार संहिता की तरह लगती है ये। क्या मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहा है कि इसमें वास्तविकता का कम आभास होता है और ऐसा लगता है ये केवल क्या लगा रखी हो, नागरिकों के ऊपर एक आचार संहिता लगा रखी हो। इसमें अस्पष्ट भाषा है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक समरसता, इसके अलावा मानववाद और वैज्ञानिक संस्कृति का विकास करना। कुछ ऐसे क्लिष्ट वर्ड है जिसके आधार पर आम नागरिक समझ ही नहीं पाता कि उनको किन किन चीजों का पालन करना है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम मौलिक कर्तव्यों की आलोचना करते हैं बच्चों, कि मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या है, एक संविधान पर बोझ माने जाते हैं। लेकिन हम ये कतई नहीं कह सकते। इन मौलिक कर्तव्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारतीय होने के नाते हमारे क्या मौलिक कर्तव्य है। तो आज हमने इस अध्याय में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की। आपसे इस अध्याय में प्रश्न पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, मौलिक कर्तव्यों की सूची आप याद करिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मैंने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।